नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज हम चर्चा करने वाले हैं देश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पर। यह सिर्फ आंकड़ों की किताब नहीं है, बल्कि हमारे देश की तरक्की का एक आईना है। आज की वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त कहाँ खड़ी है, हमारी विकास दर के क्या मायने हैं। इस सर्वे आने वाले बजट के बारे में हमें क्या संकेत देता है। वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया यह सर्वेक्षण पिछले एक साल का रिपोर्ट कार्ड है और आने वाले कल का रोड मैप। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं इस सर्वे की बड़ी बातें क्या तो है। आज हमारी टेबल पर है भारत का इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 बिल्कुल। और इसकी जो हेडलाइन है वो है 7.4% की विकास दर। जी इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है। बिल्कुल। आज हम इन्हीं बड़े बड़े नंबर्स में थोड़ा गोता लगाने वाले हैं कि इनके पीछे की असली कहानी क्या है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कहानी है जो मतलब दुनिया भर में चल रहे तूफानों के बीच भी मजबूती से खड़ी है। सर्वे में इसे रिजिलिएंट कहा गया है। जी, लचीली अर्थव्यवस्था। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। हम विकास की रफ्तार से लेकर सरकार की तिजोरी की सेहत तक और खेतों में आ रहे बदलावों से लेकर भविष्य की नई चुनौतियों जैसे एआई और हमारी स्क्रीन की लत, हर पहलू पर बात करेंगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सर्वे सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। ये एक तरह से विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों का नक्शा दिखाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी कहानी यही है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने अपनी स्थिरता कैसे बनाए रखी है। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले इसी 7.4% के आंकड़े को पकड़ते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है जी, लेकिन सवाल यह है कि ग्रोथ आ कहां से रही है। क्या ये टिकाऊ है? सर्वे इसके पीछे दो बड़े इंजन बताता है। पहला है निजी खपत, यानी हम और आप जो बाजार में खर्च कर रहे हैं। ओके। और दूसरा है निवेश, मतलब कंपनियां जो नए कारखाने लगाने और अपना कारोबार बढ़ाने में पैसा लगा रही हैं। लेकिन इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव है, ट्रेड वॉर चल रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। और सप्लाई चेन का हाल हम सब जानते हैं। सर्वे में एक ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स का जिक्र है जो आसमान छू रहा है। अच्छा। ऐसे माहौल में जहां बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ गई हैं, भारत का इतनी तेजी से बढ़ना इसे वाकई एक चमकता हुआ सितारा बनाता है। यानी बाहर तूफान है पर हमारी नाव सही चल रही है। लेकिन नाव चलाने के लिए सरकार की अपनी आर्थिक सेहत कैसी है? सर्वे में राजकोषीय घाटे को लेकर काफी अच्छी बातें हैं। बिल्कुल, और आसान भाषा में समझें तो राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हाँ, सही। यह अंतर जितना कम हो उतना अच्छा। और ये 2020-21 में 9.2% के मतलब खतरनाक स्तर पर था, बाप रे। जो अब घटकर 4.4% पर आ गया है। मतलब सरकार अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। इसका असर क्या होता है? इसका सीधा असर दुनिया के भरोसे पर पड़ता है। इसी स्थिरता को देखकर 18 साल बाद 18 साल? जी, 18 साल बाद S&P जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। इसके पीछे सरकार की सोची समझी रणनीति है। पहला, पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर देना। मतलब सड़कें, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। पैसा ऐसी चीजों पर खर्च हो रहा है जो देश को लंबे समय तक फायदा देंगे। और दूसरा, टैक्स कलेक्शन में डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा बढ़कर 59% हो गया है, जो एक स्थिर अर्थव्यवस्था की निशानी है। अच्छा। इससे दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा बढ़ता है कि यहाँ लगाया गया उनका पैसा सुरक्षित है। तो बड़ी तस्वीर तो यही है, तेज ग्रोथ और मजबूत होती आर्थिक नींव। अब जरा जमीन पर उतरते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल कृषि का आता है और सर्वे कहता है कि यहाँ की कहानी अब पूरी तरह बदल रही है। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प बदलाव है। अब कृषि का मतलब सिर्फ गेहूं और चावल नहीं रहा। ओके। आंकड़े देखें तो जहां फसलों की वृद्धि दर लगभग 4% है, वहीं पशुधन यानी दूध, अंडे, मांस वगैरह उसमें 6.1% और मत्स्य पालन में 7.2% की शानदार वृद्धि है। मतलब किसान अब सिर्फ फसलों पर निर्भर नहीं है। ये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, ये एक संरचनात्मक बदलाव है। किसान अब ज्यादा मूल्य वाले उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि पारंपरिक खेती से जुड़े जोखिम भी कम हो रहे हैं।
ये ग्रामीण भारत की तस्वीर को चुपचाप बदल रहा है। तो ग्रामीण भारत में तो ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन भारत की ग्रोथ का इंजन तो हमेशा से सर्विस सेक्टर को माना गया है। क्या वहां भी इतनी मजबूती दिख रही है? सर्विस सेक्टर को तो सर्वे ग्लोबल पावर हाउस कह रहा है। पावर हाउस। जी, हमारी विकास दर 7.5% है, जबकि चीन में ये 5% के आसपास है। और रोजगार के लिहाज से देखें तो शहरों में 62% नौकरियां इसी सेक्टर से आ रही हैं। लेकिन इसमें एक और गहरी बात है। वो क्या? वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs की। ये GCCs क्या हैं? आप यूं समझिए कि ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के दिमाग हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। पहले भारत को दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता था। हाँ, कॉल सेंटर और डेटा एंट्री वाला काम। बिल्कुल, अब हम ब्रेन ऑफिस बन रहे हैं। दुनिया की 1700 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के रिसर्च, डिजाइन और इंजीनियरिंग का काम भारत से हो रहे हैं। वाह! ये दिखाता है कि दुनिया हमें सिर्फ सस्ते लेबर के लिए नहीं बल्कि हमारे टैलेंट के लिए देख रही है। सर्विस सेक्टर तो हमारा पावर हाउस है ही, लेकिन सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक नई क्रांति की बात कही गई है। मोबाइल फोन का उत्पादन 0.18 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये तो अविश्वसनीय है। जी, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ असेंबलिंग की कहानी है या हम वाकई में हाई वैल्यू कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं? सर्वे इस पर कोई रोशनी डालता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। अभी शुरुआत में असेंबलिंग पर जोर ज्यादा है, लेकिन PLI जैसी योजनाओं का मकसद यही है कि धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम, मतलब चिप से लेकर स्क्रीन तक, सब कुछ भारत में बने। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन शुरुआत बहुत मजबूत है। इसी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बूम तो हम देख ही रहे हैं। इस औद्योगिक ग्रोथ को एक और चीज से ताकत मिल रही है, हमारे बैंकों की सेहत। बैंकों की सेहत, उसका इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। कुछ साल पहले तक बैंकों के NPA यानी डूबे हुए कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, वो तो थी। बैंक नया लोन देने से डरते थे। अब सर्वे बताता है कि NPA घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है। सिर्फ 2.2%? जी, जब बैंक स्वस्थ होते हैं तो वो इंडस्ट्री को आसानी से लोन देते हैं और तभी इंडस्ट्री का पहिया तेजी से घूमता है। एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली ही औद्योगिक विकास की रीढ़ होती है। ठीक है, तो ग्रोथ तेज है, अलग अलग सेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेज ग्रोथ के साथ अक्सर महंगाई की चिंता भी आती है। उस पर सर्वे क्या कहता? सर्वे इसे एक संतुलित चाल कहता है। खुदरा महंगाई लगभग 4% पर स्थिर है, जिसे RBI आरामदायक मानता है। ओके। लेकिन इसमें भी दिलचस्प पहलू हैं। एक तरफ सब्जियों और दालों की कीमतों में नेगेटिव मुद्रास्फीति है, मतलब कीमतें गिरी हैं। अच्छा। हाँ, वहीं सोना चांदी जैसी चीजों ने महंगाई को थोड़ा बढ़ाए रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है वो भारत में हुई है। मतलब हमने महंगाई को काबू करने में कई विकसित देशों से बेहतर काम किया है, कह सकते हैं। ये तो हुई देश के अंदर की बात। बाहरी दुनिया से हमारे रिश्ते कैसे हैं? मतलब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है? यहाँ एक बहुत मजबूत आंकड़ा है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। 700 बिलियन? जी, ये एक तरह से देश का आर्थिक सुरक्षा कवच है। कल को कोई वैश्विक संकट आता भी है तो हमारे पास एक बड़ा बफर है। यही है वो रिजिलियंस जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। ये भारत दुनिया की नंबर 1 पसंद बन गया है। लेकिन हमारा व्यापार घाटा यानी इंपोर्ट का एक्सपोर्ट से ज्यादा होना वो हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। हाँ, वो घाटा अभी भी है, लेकिन उसे संतुलित करने के लिए हमारे पास 2 बड़े हथियार हैं। अच्छा। पहला हमारा सर्विस एक्सपोर्ट जो शानदार प्रदर्शन कर रहा है, और दूसरा विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर व्यापार घाटे के असर को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों को बेहतर तरीके से झेल पाती है। ये सब आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन आम इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल रोजगार का होता है। यहाँ पर सर्वे क्या तस्वीर दिखाता है? एक आंकड़ा जो सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है महिला श्रम बल भागीदारी का, 23% से बढ़कर 41%। ये तो एक पीढ़ीगत बदलाव जैसा लगता है। ये आंकड़ा देखने में जबरदस्त है और इसका श्रेय नई शिक्षा नीति और स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रमों को दिया जा रहा है, जिनका असर अब जमीन पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर हमें सोचना होगा।
सवाल ये है कि ये रोजगार किस तरह का है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। क्या ये फॉर्मल सेक्टर की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां हैं या ये आंकड़ा गिग इकोनॉमी और असंगठित क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी की वजह से ज्यादा है? सर्वे हमें संख्या बताता है, पर इस विकास की गुणवत्ता पर हमें और ध्यान देना होगा। सही बात है। इसी तरह बेरोजगारी दर 3.2% बताई गई है, जो बहुत कम है, पर कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प रोजगार को पूरी तरह नहीं पकड़ता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, मतलब नंबर के पीछे की क्वालिटी को समझना भी जरूरी है। अब तक हमने जो बात की वो अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में थी, लेकिन सर्वे सिर्फ यही नहीं रुकता। वो भविष्य की कुछ ऐसी चुनौतियों की तरफ भी इशारा करता है जिनके बारे में हम अक्सर आर्थिक चर्चाओं में बात नहीं करते। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प बात है। जैसे जैसे कोई देश अमीर होता है, उसकी समस्याएं रोटी कपड़ा मकान से हटकर मन, शरीर और स्क्रीन पर आ जाती हैं। मन, शरीर और स्क्रीन? जी। सर्वे 3 बड़ी जीवन शैली से जुड़ी चुनौतियों की बात करता है: मानसिक स्वास्थ्य, बढ़ता हुआ मोटापा और डिजिटल लत, खासकर बच्चों में स्क्रीन की लत। सर्वे का इन पर ध्यान देना दिखाता है कि विकास का पैमाना अब सिर्फ जीडीपी नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एक और बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी की, खासकर एआई। डर ये है कि एआई नौकरियां खा जाएगा। क्या सर्वे इस डर को सही मानता है? सर्वे इस पर एक संतुलित नजरिया अपनाता है। वो मानता है कि एआई से उत्पादकता बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रोजगार पर इसके प्रभाव को मैनेज करना होगा। तो डरने की बजाय तैयारी करनी है। बिल्कुल। सर्वे इसे डर की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने की बात करता है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स में निवेश के बहुत बड़े अवसर हैं, जैसा कि एनवीडिया और गूगल जैसी कंपनियां भारत में कर भी रही हैं। हमें बस अपनी वर्कफोर्स को इसके लिए तैयार करना होगा। और अंत में एक ऐसी चुनौती है जो शायद हम सबको रोज महसूस होती है, खासकर बड़े शहरों में। सर्वे पहली बार खुलकर सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी की कमी पर बात करता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे बेंगलुरु का उदाहरण देता है, जहां एक औसत व्यक्ति साल में 117 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद कर देता है। 117 घंटे? जी। सर्वे कहता है कि इसका कारण सिर्फ सड़कों की कमी नहीं, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी की कमी भी है। ये सिविक सेंस वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, मेट्रो लाइंस बिछ रही हैं, लेकिन अगर हम लोग ही नियमों का पालन नहीं करते तो क्या हम कभी ट्रैफिक जैसी समस्या से निकल पाएंगे? यही सवाल सर्वे भी उठा रहा है। तो क्या सर्वे इस सामाजिक बदलाव के लिए कोई ठोस उपाय सुझाता है या सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता है? सर्वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने जैसे सुझाव देता है, लेकिन मूल संदेश ये है कि सिर्फ सरकार या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं चलेगा। ये एक सामाजिक चुनौती है जिसका समाधान भी सामाजिक चेतना से ही आएगा। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? एक तरफ हमारे पास मजबूत आर्थिक बुनियाद है, तेज विकास दर है और सुधरती हुई राजकोषीय स्थिति है। जी। सेक्टर्स में विविधता आ रही है और महिला रोजगार जैसे सामाजिक सूचक भी बेहतर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भविष्य का रास्ता भी साफ है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य 3 स्तंभों पर टिका है। वो कौन से 3 स्तंभ हैं? पहला, यही मजबूत फंडामेंटल्स। दूसरा, नागरिकों की भागीदारी यानी सिविक पार्टिसिपेशन। और तीसरा, जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर्वे के अनुसार नीतियां और दिशा सही हैं, बस अब क्रियान्वयन और नागरिक सहयोग पर ध्यान देना है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं। सर्वे ने शहरी जीवन की गुणवत्ता के लिए सिविक सेंस या नागरिक जिम्मेदारी को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जैसे जैसे हमारा देश और हमारे शहर बढ़ रहे हैं, नागरिक व्यवहार में ऐसा कौन सा एक व्यक्तिगत बदलाव हो सकता है जिसका हमारे दैनिक जीवन पर सबसे बड़ा सामूहिक प्रभाव पड़े?